हाँ जी। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे एंड अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर जो जीएसटी के ऊपर किया था, आई होप आपने वो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ उसको पहले देखिए, क्योंकि हम आज की क्लास में से शुरू करने वाले हैं जहाँ पे हमने लास्ट टाइम पे ख़त्म किया था। बट दोस्तों, शुरू करने से पहले एक डाउट है जो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। मैं पहले वो टेक केयर करना चाहता हूँ ताकि वो भी हमारे साथ आगे बढ़ के चले। ठीक है, तो 2 मिनट का समय लगेगा बस मेरे को समझाने के लिए। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताया था, क्रेडिट सिस्टम के आने की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट ये पड़ा था कि आउटपुट टैक्स में से आप इनपुट टैक्स को रिड्यूस कर सकते थे क्रेडिट सिस्टम में। बट बच्चे बोल रहे हैं कि सर, क्रेडिट सिस्टम आने से कंज्यूमर पे क्या फर्क पड़ा? वो तो पहले भी 90,000 दे रहा था, वो अब भी 90,000 दे रहा है। तो आप थोड़ा सा हमको एग्जाम्पल से समझाइए। दोस्त, फर्क पड़ेगा। देखो कैसे पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने लास्ट लेक्चर में इसलिए नहीं बताया था ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, बट क्योंकि बच्चे पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा और डीप चलते हैं इसमें और समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा। जब क्रेडिट सिस्टम नहीं था तो होता क्या था कि ये जो टैक्स है, ये जो टैक्स है, दिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स। मतलब क्योंकि इसका टैक्स का रेट नहीं मिल रहा था तो ये एक लागत है, ये कॉस्ट है जो उसको परचेज कर रहा है। ठीक है, तो 11,800 बिकम द कॉस्ट ऑफ गुड्स फॉर एसी वाले बंदे के लिए। कंप्रेसर की गुड्स की वैल्यू अब एसी वाले के लिए 10,000 नहीं हुई, वो 11,800 हो गई। ठीक है, एंड उसने इसको कंसिडर करते हुए एसी की वैल्यू निकाली 30,000। ठीक है, तो मान लेते हैं, कैलकुलेटर निकालिएगा कि 30,000 में से उसकी अगर कॉस्ट 11,800 है तो उसने प्रॉफिट कितना रखा अपना? उसने प्रॉफिट रखा 18,200 का। ठीक है दोस्त? ठीक है सर। सिमिलरली यहां देखिए, क्रेडिट सिस्टम नहीं था तो दिस एसी की वैल्यू क्या हुई? गाड़ी वाले के लिए, सर एसी की वैल्यू हो गई 35,400। ठीक है, तो 5,00,000 माइनस 35,400। ठीक है, तो 4,64,600। ठीक है, इसमें इसकी वैल्यू एडिशन भी है, प्रॉफिट भी है। ठीक है, बट अभी मान लेते हैं कि इसने प्रॉफिट रखा। ठीक है, तो मतलब इतने की इसने वैल्यू एडिशन करी प्लस इसमें इसका प्रॉफिट भी है। चलिए अब मान लेते हैं, अब आते हैं जहां पे क्रेडिट सिस्टम मिल रहा है। तो दोस्त मुझे बताइएगा कि अब इस केस में जो कंप्रेसर की वैल्यू है, जो कंप्रेसर की वैल्यू है किसके लिए? एसी वाले बंदे के लिए, मतलब मिस्टर बी के लिए। अब अब कंप्रेसर की वैल्यू क्या रही? 10,000 या 11,800? सर उसको क्रेडिट मिल रहा है तो उसके लिए तो अब 10,000 की कॉस्ट बढ़ गई। हाँ ठीक है, तो 10,000 की कॉस्ट बढ़ गई उसके लिए, प्लस 18,200 का उसने वैल्यू एडिशन, प्लस इसके अंदर अपना प्रॉफिट भी रखा। तो अब वो एसी की वैल्यूएशन क्या रखेगा? जोड़िएगा तो ये आएगा 28,200। तो जहां पे पहले वो अपने अपने कम एसी की वैल्यू 30,000 डिक्लेयर कर रहा था, अब वहां पे वो एसी की वैल्यू बोलेगा नहीं, मेरे को तो 28,200 में पड़ रहा है ना। तो वो इसके ऊपर टैक्स लेके चलेगा। ठीक है, टैक्स निकाल लेते हैं एक बार। 28,200 पे 18%, ये आ रहा है 5,076। ठीक है, प्लस 28,200, ये हो जाएगा 33,276। ठीक है, अब जो गाड़ी वाला बंदा है उसके लिए एसी की कॉस्ट क्या हुई? क्या 33,000 कॉस्ट हुई या 28,200? सर इसको तो 5,076 का, मतलब इस वाले पोर्शन का तो क्रेडिट मिल जाएगा। तो इसके लिए जो कॉस्ट हुई वो तो कॉस्ट हुई 28,200। हाँ सर मतलब 28,200 की इसकी कॉस्ट हो गई और गाड़ी बनाने में उसका जो वैल्यू एडिशन प्लस जो उसका प्रॉफिट है वो है 464,600। दोस्त इसमें अब ऐड करिए 464,600
प्लस 28,200 की जो कॉस्ट पड़ी उसको, 28,200 की जो कॉस्ट पड़ी। तो दोस्त आप बताइए गाड़ी की वैल्यू कितनी आई, 492,800। तो जहां पे क्रेडिट नहीं मिलने की वजह से गाड़ी की वैल्यू 5 लाख आ रही थी, क्या अब वो रिड्यूस होके 492,800 नहीं हो गई? बताइए। तो इसके ऊपर जो कंज्यूमर से वो 18% जीएसटी लेगा, वो कितना लेगा? वो लेगा 88,704। तो जहां पे दोस्तों आप पहले टैक्स भर रहे थे, आप पहले टैक्स भर रहे थे 90,000 रुपए का, अब आप वहां पे टैक्स भरोगे 88,704। इसमें हम अगर गाड़ी की वैल्यू जोड़ते हैं 492,800, तो टोटल वैल्यू अब आपको गाड़ी कितने की पड़ेगी? 581,504। तो दोस्त जो पहले आपको गाड़ी 5,90,000 की पड़ रही थी, क्या वो रिड्यूस होके 581,514 नहीं हो गया? तो फर्क तो है ना, क्रेडिट सिस्टम के आने की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स तो कम होगा ना दोस्त। आई होप आपकी क्लियर, अब आपकी जो क्वेरी थी वो क्लियर हो गई हो, क्योंकि बच्चा जो पूछ रहा था वो ये पूछ रहा था कि सर क्रेडिट सिस्टम से पहले भी गाड़ी हमको 5,90,000 की पड़ रही थी, क्रेडिट सिस्टम के बाद भी हमको गाड़ी 5,90,000 की पड़ रही है, तो कंफ्यूजन है कि ये आने से फायदा क्या हुआ। आई होप अब आपको ये समझ में आया हो कि क्रेडिट सिस्टम आने से जो पहले वो जो टैक्स का पोर्शन पार्ट ऑफ गुड्स बनता था, कॉस्ट की गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनता था, अब वो नहीं बनेगा, जिसकी वजह से गुड्स की वैल्यू कम हो जाएगी। गुड्स की वैल्यू कम होगी तो जो जीएसटी का टैक्स रेट लगेगा वो उसका इम्पैक्ट भी कम आएगा, तो गाड़ी की टोटल वैल्यू जो कंज्यूमर को पड़ेगी वो भी कम पड़ेगी। तो क्रेडिट सिस्टम आने से बताइए फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आपको हुआ ना? ठीक है, तो ये क्वेरी थी। आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो कि क्रेडिट सिस्टम आने से क्या फायदा हुआ। चलिए दोस्तों, फिर आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आज का क्लास मैं आपको कुछ लिखवाना चाहता हूँ, लिखिएगा मेरे साथ साथ। ठीक है, मैंने आपके लिए कुछ तैयार किया है, लिखिएगा कि टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब मुझे बात बताइए, मैंने गाड़ी बनाई और मेरे वो वेयर हाउस में रखी हुई है, ठीक है, या फिर मैंने ये पेन बनाया, ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो क्या ये रखने से ही इस पे टैक्स लग जाएगा क्या? नहीं ना। तो कुछ हलचल इसमें होनी चाहिए, कुछ मूवमेंट होना चाहिए, कुछ मोमेंटम इसमें आना चाहिए, तभी तो जीएसटी लगेगा। ठीक है, सिर्फ माल को रखने से तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो वो जो मोमेंटम है, वो जो हलचल है, उसको बोला गया है जीएसटी के अंदर सप्लाई। मतलब जैसे ही इन गुड्स की, इन सर्विसेज की सप्लाई होगी, इनके ऊपर जीएसटी लगा दिया जाएगा। तो ये क्या बन गया दोस्त? ये जीएसटी का बन गया टैक्सेबल इवेंट, वो घटना जो घटते ही टैक्स को लगा दिया जाएगा, उसको बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। तो जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है? ओनली वन सप्लाई। सप्लाई होते ही गुड्स की या सर्विसेज की उस पे जीएसटी लगा दिया जाएगा। ठीक है सर, हमको ये समझ में आ गया। ये पेपर दोस्तों, ये पेपर में भी आ सकता है एमसीक्यू बेसिस पे, इसको याद रखेंगे। ठीक है, सप्लाई होते ही क्या हो जाएगा सर? सर सप्लाई होते ही जीएसटी इम्पोज्ड हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को बताइएगा नेचर ऑफ सप्लाई। ठीक है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, यहां पे भी लिखेंगे ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। तो दोस्त मुझे बात बताइए, अगर सप्लाई जो हो रहा है गुड्स या सर्विसेज का, वो सेम स्टेट में हो रहा है, मतलब दिल्ली के ही एक बंदे ने दिल्ली के ही एक बंदे को वो गुड्स बेचा, ठीक है, तो
ओरिजिन मतलब क्या? ओरिजिन मतलब जहां से गुड्स की मूवमेंट शुरू हुई या सर्विसेज की मूवमेंट शुरू हुई। एंड डेस्टिनेशन मतलब का क्या? डेस्टिनेशन मतलब वो जहां पे गुड्स की मूवमेंट रुक गई, खत्म हो गई, स्टॉप हो गई। ठीक है, तो अगर तो मेरा जो ओरिजिन है एंड जो मेरा डेस्टिनेशन है, अगर वो कहाँ है, इन सेम स्टेट में है, ठीक है, या फिर मेरे सेम यूनियन टेरिटरी में है, इन सेम यूटी में है, उसको क्या बोलेंगे? उसको सर हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या हो गया? इंट्रा स्टेट। ठीक है, मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल यूपी टू यूपी, सेम स्टेट है, ओरिजिन भी यूपी में है और डेस्टिनेशन भी आके कहां खत्म हो गया? यूपी में। ठीक है सर, आइए यहां पे हम बोलते हैं, अगर तो दोस्त आपका जो ओरिजिन है, मतलब जो गुड्स की मूवमेंट शुरू हो रही है, सर्विसेज का मूवमेंट, सर्विसेज जहां से दी जा रही है, ठीक है, अगर तो वो दो अलग अलग स्टेट्स में फॉल कर रहा है, मतलब यूपी का एक बंदा दिल्ली के एक बंदे को गुड्स की डिलीवरी कर रहा है, ठीक है, मतलब यूपी से माल चला और कहा गया? दिल्ली में। तो यहां लिखेंगे इन टू स्टेट्स, या फिर हो सकता है दोस्त दो डिफरेंट यूटीज में भी हो। आपको पता है ना इंडिया में यूनियन टेरिटरीज भी हैं, तो मान लीजिए अगर टू डिफरेंट यूटी में है, या फिर हो सकता है स्टेट से यूटी में जा रहा हूं, मतलब हरियाणा से अंडमान निकोबार जा रहा हूं माल, ठीक है, तो मतलब इन स्टेट एंड यूटी में। तो इसको क्या बोला जाएगा सर? इसको बोला जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, क्लियर हुआ दोस्त कि इंट्रा किसको बोलेंगे और इंटर किसको बोलेंगे? इंट्रा होगा जहां पे हमारा ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सेम स्टेट में है एंड या फिर सेम यूटी में है, ठीक है, एंड इंटर स्टेट वो बोला जाएगा अगर तो मेरा ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन दो अलग अलग स्टेट में है, या दो अलग अलग यूटी में है, या फिर स्टेट से चल के यूटी में मेरा डेस्टिनेशन पड़ रहा है। ठीक है, जहां पे भी बॉर्डर आ गया, क्या आ गया? बॉर्डर चाहे स्टेट का हो चाहे यूटी का हो, जहां भी बॉर्डर क्रॉस हो गया वो इंटर हो जाएगा। ठीक है, आपको इजी रहेगा रिमेंबर करने के लिए। बॉर्डर, अगर बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ, अगर बॉर्डर के अंदर ही रहे तो वो बन गया इंट्रा, अगर बॉर्डर क्रॉस हो गया तो बन जाएगा इंटर। ठीक है सर, हमको समझ में आ गया। तो दोस्त अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या जीएसटी जो है जीएसटी के नाम से लगेगा कि कैसे लगेगा? क्योंकि मोदी जी ने तो बोला वन नेशन वन टैक्स, तो मतलब इनवॉइस के ऊपर सिर्फ जीएसटी लिखा जाएगा। चलिए इसको समझते हैं दोस्त। हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो है टू स्टेज, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। कुछ लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, कुछ लॉज स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हैं, और दोनों के अलग अलग रेवेन्यू है। ठीक है, तो स्टेट के लॉज के जो भी उसको रेवेन्यू मिलता है स्टेट अपने पास रखता है, सेंट्रल के लॉ के थ्रू जो उसको रेवेन्यू मिलता है वो अपने पास रखता है। तो जब जीएसटी में जो 17 टैक्सेस जीएसटी में सब्ज्यूम हुए, मतलब जो जीएसटी आने की वजह से 17 टैक्स खत्म करे, उसमें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के भी थे, उसमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट के भी थे। ठीक है, तो आप मुझे बात बताइए, तो अब जो जीएसटी का अमाउंट है वो शेयर होना चाहिए कि नहीं? बताइए कि जो अमाउंट अब जीएसटी के नाम पे जो कलेक्ट होगा वो स्टेट और सेंट्रल के साथ शेयर होना चाहिए कि नहीं? सर अगर दोनों के टैक्सेस अगर मर्ज हुए हैं जीएसटी के अंदर तो सर दोनों शेयर भी होने चाहिए फिर जीएसटी का अमाउंट। तो दो शेयर कैसे होगा? इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन जीएसटी के बना दिए दो पार्ट। ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि मान लीजिए अगर वैल्यू ऑफ गुड्स है, ठीक है, मान लीजिए 10,000 रुपए, और इंट्रा स्टेट मूवमेंट हो रही है, मतलब एक ही स्टेट में ओरिजिन है और एक ही उसी स्टेट में डेस्टिनेशन है,
तो आप लगाइए CGST, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का GST एंड स्टेट गवर्नमेंट का GST। ठीक है, तो ये लग जाएगा, मान लीजिए 18% है तो 9% इसके पास जाएगा और 9% इसके पास जाएगा, दोनों में बराबरी की शेयरिंग होगी। ठीक है, तो 900 900 ऐसे लगेगा और ये जो टोटल वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 11,800। ठीक है सर, मतलब दोनों के बीच में इक्वल शेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक हिस्सा रख लेगा और एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट रख लेगा, क्योंकि दोनों के लॉ मर्ज हुए हैं जीएसटी के अंदर, दोनों के रेवेन्यू लॉस हुए हैं, तो दोनों के बीच में बंटना चाहिए। ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आता है। लेकिन सर एक बात बताओ, ये जो SGST स्टेट GST लिखा है आपने, ठीक है, ये किसके पास जाएगा? यूपी के पास। ठीक है सर, यूपी के पास ये स्टेट का पैसा चला जाएगा, ये हो जाएगा यूपी का रेवेन्यू, और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये वाला ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ठीक है सर, ये हमको समझ में आ गया। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, अगर ये मूवमेंट इंटर स्टेट हुआ, ठीक है, इंटर स्टेट हुआ मतलब जहां पे ओरिजिन एक स्टेट में है, ठीक है, और मेरा डेस्टिनेशन दूसरे स्टेट में है। मान लीजिए अगर 10,000 की वैल्यू ऑफ गुड्स है, तो इस पे मैं अब टैक्स कैसे लगाऊं बताइए? टैक्स कैसे लगाऊं? CGST SGST लगाऊं तो वो SGST किसका SGST होगा? फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मान लीजिए कि गुड्स जा रहे हैं यूपी से दिल्ली, ठीक है, यूपी से दिल्ली जा रहे हैं, तो सर अगर यहाँ पे हम CGST SGST लगा दें तो वो SGST यूपी के पास जाना चाहिए कि दिल्ली के पास जाना चाहिए? उसका रेवेन्यू कहाँ जाना चाहिए? आप बताइए बताइए बताइए। ट्रांजेक्शन शुरू हुई है, ओरिजिन है यूपी, डेस्टिनेशन है दिल्ली। सर नहीं पता, आप बताइए। दोस्त हमको यहां देखना है कि पैसे किसके जेब से जा रहे हैं, किसको दर्द हो रहा है। सर पैसे तो दिल्ली वाले के जेब से जा रहे हैं। टैक्स किसने भरा? दिल्ली वाले ने कि यूपी वाले ने? सर टैक्स तो दिल्ली वाले ने भरा। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जब टैक्स आपसे लेती है, एक हाथ से दूसरे हाथ से आप ही के ऊपर वो इन्वेस्ट कर देती है, आपके ही बेनिफिट्स के लिए आपके ऊपर ही उसको खर्च कर देती है। तो मतलब दिल्ली वाले ने अगर टैक्स दिया तो बेनिफिट उसका दिल्ली वाले को मिलना चाहिए कि यूपी वाले को मिलना चाहिए? सर दिल्ली वाले को ही मिलना चाहिए। हाँ दोस्त, दिल्ली वाले को ही मिलना चाहिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। ये याद रखेंगे दोस्त। जीएसटी कैसा टैक्स है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, मतलब जीएसटी, एक सेकेंड, ठीक है, मतलब जीएसटी कैसा टैक्स है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, तो अब दोस्त मुझे बात बताइए, अब जो दिल्ली वाले ने टैक्स दिया वो तो यूपी वाले ने कलेक्ट किया, उससे यूपी वाले ने कलेक्ट किया। तो क्या अब यूपी वाला चल के जाए दिल्ली के गवर्नमेंट के पास, बोले ये लो टैक्स आपके बंदे ने मेरे को दिया था? बताइए, ऐसा करना चाहिए? बट ये करने के लिए उसको वहां पे जाके पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, वरना गवर्नमेंट को कैसे पता, दिल्ली गवर्नमेंट, भाई तू कौन है, तू कहां से आ गया पैसे लेके, है ना? तो पहले मतलब यूपी वाला जाए दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करवाए और फिर दिल्ली वाले गवर्नमेंट को पैसा दे। ऐसा करना चाहिए। अगर मान लीजिए सिमिलर ट्रांजैक्शन, अगर मान लीजिए वो यूपी वाला किसी मुंबई वाले बंदे के साथ करता है, तो फिर से यूपी वाला उठे, महाराष्ट्र जाए, वहां जाके रजिस्ट्रेशन कराए और फिर वहां जाके बोले गवर्नमेंट को कि ये लो पैसा आपके बंदे ने दिया था, ये टैक्स मैंने आपको दे रहा हूं, आप उसके ऊपर डेवलपमेंट कर देना। ऐसे तो बिजनेसमैन तो पागल हो जाएंगे। मतलब अगर अलग अलग स्टेट में ट्रांजेक्शन करते रहेंगे तो वो हर स्टेट में जाए, रजिस्ट्रेशन करवाएं, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई।
बताइए तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर इस पे आईजीएसटी लगा दो, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। दोस्त आईजीएसटी क्यों लगा दूं, मैं बस मैं रीजन पूछ रहा हूँ, ठीक है, रट्टे नहीं मारेंगे हम। आईजीएसटी में क्यों लगा दूं, कोई रीजन तो होना चाहिए ना, बताइए। तो इसका रीजन ये है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि जो दिल्ली के बंदे ने जो टैक्स का पैसा दिया वो उसके ऊपर ही लगे, वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास ही जाए, बट वो कलेक्ट यूपी वाला कर रहा था। तो गवर्नमेंट ने एक मोडालिटी निकाली, उन्होंने क्या बोला कि ये जो आईजीएसटी है ना, ये क्या, ये कुछ नहीं है, ये मान लीजिए पोस्टमैन है, ठीक है, ये टैक्स नहीं है, ये पोस्टमैन है। आप इसको पूरा पैसा, मतलब आप इसको सीजीएसटी प्लस जो भी आपने स्टेट के नाम पे जीएसटी कलेक्ट किया है वो इस बंदे को इंटीग्रेट करके दे दो, इकट्ठा करके इस बंदे को दे दो। इसके लिए इसका नाम क्या है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड मतलब जुड़ा हुआ जीएसटी जो भी है वो इसको दे दो। ये बंदा सेंट्रल के पास ले जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिस्सा तो इसमें से निकाल लेगी, और जो डेस्टिनेशन वाला जो स्टेट है उसको बोलेगी, मान लीजिए ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा, ये है स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा, इसको बना दिया पुड़िया पकड़ा दिया आईजीएसटी नाम के पोस्टमैन को, बोला ले जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देना। वो क्या करेगा, इसमें से अपना हिस्सा तो निकाल लेगा, और जो डेस्टिनेशन वाले स्टेट का हिस्सा होगा वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो दोस्त प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना यहाँ पे, बताइए। यूपी वाले बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। जो टैक्स उसने दिल्ली वाले बंदे से लिया, जो टैक्स उस दिल्ली वाले के बंदे के ऊपर ही खर्च होना चाहिए था, बट यूपी वाला बंदा दिल्ली जाके कैसे उस टैक्स को दिल्ली गवर्नमेंट को सबमिट करता, इसलिए गवर्नमेंट ने मजबूरी में, कोई रास्ता नहीं था, मजबूरी में ये आईजीएसटी अपनाया, जिसमें उसने बोला इन दोनों के अमाउंट को एक बंडल बनाओ, इंटीग्रेट करो और पकड़ा दो एक पोस्टमैन को जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लेके जाएगा पैसे को, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको उसमें से अपना आधा शेयर निकाल लेगी और आधा शेयर डेस्टिनेशन वाले स्टेट को पकड़ा देगी। ठीक है जी सर। तो सर हमको समझ में आया कि इंटर स्टेट सप्लाई जब भी होगा उसमें आईजीएसटी लगेगा। ठीक है दोस्त, तो बात बताओ, तो मतलब जीएसटी के अंदर 3 टैक्स है क्या? नहीं सर, 3 तो नहीं है। टैक्स तो सीजीएसटी एसजीएसटी ही है। आईजीएसटी तो नॉर्मल एक पोस्टमैन है, एक बंदा है जो हमारे बिहाफ पे काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए दोस्त जीएसटी को बोला गया है कि जीएसटी डुअल मॉडल इसको बोलते हैं, डुअल मॉडल। मैं आपको नोट्स में दिखा देता हूं, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं दिखा देता हूं इसको, देखिए। तो जीएसटी कैसा है, जीएसटी हमने इंडिया ने कैसे अडॉप्ट किया है, डुअल जीएसटी मॉडल। दो जीएसटी मॉडल हमने अपनाया है, सीजीएसटी एसजीएसटी, क्योंकि आईजीएसटी तो टैक्स ही नहीं है, वो तो एक पोस्टमैन है। ठीक है, इसलिए आपको याद रहेगा अब कि जीएसटी को इंडिया में कैसे लाया गया है, डुअल जीएसटी मॉडल के थ्रू, जिसमें सेंटर एंड स्टेट दोनों अपना टैक्स लेवी करके चलते हैं गुड्स पे सर्विसेज पे। ठीक है, चलिए यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया। आपको क्लियर हो गया कि टैक्सेबल इवेंट क्या है, कि गुड्स और सर्विसेज में क्या हरकत होनी चाहिए, सर उसकी सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, सप्लाई होते ही वो हम उस पर जीएसटी लग जाएगा। तो सर अब जीएसटी कैसे लगेगा, क्या वो पहले हम देखेंगे इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है। ठीक है सर, हमको पता चल गया अगर ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सेम स्टेट में या सेम यूटी में है तो वो इंट्रा है, अगर तो वो 2 डिफरेंट स्टेट में है या 2 डिफरेंट यूटी में है या एक स्टेट से दूसरे यूटी में जा रहा है तो वो हो जाएगा इंटर। हाँ सर हमने देखा कि इंट्रा स्टेट अगर सप्लाई है तो उस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और एसजीएसटी कौन सा लगेगा, डेस्टिनेशन वाले स्टेट का, क्योंकि वो पैसा डेस्टिनेशन वाले स्टेट का होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे CGST और UPGST लग जाएगा सर, हमने ये देखा। ठीक है, एंड सर हमने जब इंटर स्टेट की बात करी तो इंटर स्टेट में पैसे हम डेस्टिनेशन वाले स्टेट को कैसे ट्रांसफर करते, उसके लिए गवर्नमेंट ने मोडालिटी निकाली। उन्होंने बोला IGST लगा दो, वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, उसमें से वो अपना शेयर रख लेंगे और जो डेस्टिनेशन स्टेट वाले का शेयर होगा वो उसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है सर, हमको यहां तक समझ में आ गया अच्छे से। तो दोस्त कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी भी आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक ट्रांजैक्शन यूपी से शुरू हुई और यूपी में खत्म हुई। सर ये तो हो गया इंट्रा सप्लाई, इंट्रा स्टेट। ठीक है दोस्त, अब मान लीजिए अब यूपी से गुड चल के गुड्स गए हरियाणा। सर ये तो ओरिजिन तो यूपी में हो गया, डेस्टिनेशन तो हरियाणा में हो गया, तो इस पे लग जाना चाहिए इंटर स्टेट। ठीक है सर, ठीक है, इसमें सर CGST और हरियाणा GST लग जाएगा क्योंकि वो पैसा हरियाणा का है। ठीक है सर, ठीक है सर। नहीं नहीं सर, ये तो इंटर है, ये तो IGST लगना चाहिए। हाँ, गलती नहीं करना दोस्त, यहां पे इंट्रा स्टेट में क्या लगेगा, CGST एंड UPGST, लेकिन जो इंटर स्टेट है वहां लग जाएगा IGST। ठीक है सर। सर अब हरियाणा से गुड्स गए सर, ये गए अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार गए। सर ये तो स्टेट से जाके यूटी में जा रहा है दोस्त, यूटी में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, यूटी में। तो ये क्या हो गया सर, ये तो इंटर स्टेट हो गया। सर ये इंटर स्टेट हो गया, इस पे IGST लगा देंगे। ठीक है सर। अब मान लीजिए अंडमान से अंडमान में ही हो रहा है सप्लाई। ठीक है सर, ये तो सेम यूटी में हो गया, तो यहां पे CGST SGST नहीं 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 सर, ये तो स्टेट है ही नहीं, ये तो यूटी है, तो क्या बोलेंगे इसको, UTGST लगना चाहिए। और यूटी कौन सा सर, सेमी स्टेट है, ये इंट्रा है, तो इंट्रा है तो ये लग यूटी कौन सा, अंडमान GST। ठीक है दोस्त, ये ध्यान से याद रखना, UTGST लगेगा ना कि SGST, क्योंकि अंडमान निकोबार स्टेट थोड़ी ना है, वो तो यूटी है। चलिए मैं आपको ना थोड़ी सी एक जनरल नॉलेज की बात बताता हूं, आपको काम आएगी। ठीक है, जनरल GK। आपको पता होगा इंडिया में स्टेट, मैं आफ्टर ऑल 370 आर्टिकल वगैरह सब कुछ टिल डेट की बात कर रहा हूं। आज के डेट पे, सॉरी दोस्त इसको साइलेंट कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो सर हमें पता है आज की डेट में स्टेट तो हमारे पास 28 हैं एंड हमारे पास यूटी जो है वो हो गए 8। दोस्त मैं बता रहा हूँ, ये मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज की मतलब जम्मू कश्मीर लद्दाख को जो यूटी माना गया है, एंड जो दमन एंड दादर एंड दमन एंड दादर एंड नागर हवेली को मर्ज करके, ये जो दो अलग अलग यूटी थे पहले, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, उन दोनों को एक यूटी बना दिया है। ठीक है, तो ये सब करने के बाद अभी हमारा ये चल रहा है स्टेटस, स्टेट 28 है, यूटी 8 है। बट GST की दुनिया में ये तो हो गया जनरल नॉलेज। ठीक है, कोई आपसे पूछे तो आपको ये बोलना है, लेकिन GST में ठीक है इन्होंने क्या बोला है, क्योंकि देखिए आपको पता होगा दिल्ली भी एक यूटी है, बट दिल्ली के खुद CM भी हैं, खुद के CM है वो कौन है, अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है, उनको भी फंडिंग चाहिए अपनी पार्टी चलाने के लिए, दिल्ली में काम करने के लिए। लेकिन आपको पता होगा कि जो दिल्ली की पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, मतलब कुछ पावर्स
दिल्ली के सीएम के पास है और कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ऐसे यूटीज को बोला गया है स्टेट विद लेगिस्लेशंस, जिनके खुद के लेगिस्लेशंस हैं, लॉ में पावर है, ठीक है, उनको जीएसटी एक्ट के अंदर मान लिया गया है स्टेट। तो 28 ऑलरेडी थे और 3 यूटीज हैं इंडिया में जिनके खुद के लेगिस्लेशंस हैं। कौन कौन से सर? एक तो है आपका दिल्ली, दूसरा है आपका जम्मू एंड कश्मीर, प्लस आपका है पुडुचेरी, ठीक है। तो जीएसटी के हिसाब से स्टेट कितने बन गए दोस्त? सर स्टेट तो 31 बन गए। तो जो 8 यूटीज थे उसमें से अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो कितने यूटीज बच गए? 5 यूटी, ठीक है। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन मान लीजिए दिल्ली में हो रहा है या फिर जम्मू कश्मीर में हो रहा है, तो वहां पे क्या मैं सीजीएसटी और यूटी जीएसटी लगाऊं क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी है? नहीं सर, यूटी तो नहीं लगेगा, ये तो लगेगा स्टेट, क्योंकि इनके खुद का लेगिस्लेशन है और जीएसटी के अंदर उसको स्टेट माना गया है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में आप से कुछ पूछ सकते हैं इसके ऊपर कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इन 3 यूटीज जिनके खुद के लेगिस्लेशंस हैं उनको जीएसटी ने स्टेट माना है, ठीक है। तो क्रक्स क्या है? अभी जीएसटी नॉर्मल दुनिया वालों के लिए 28 स्टेट और 8 यूटीज हैं, बट हम जीएसटी पढ़ने वाले बच्चों के लिए 31 स्टेट और 5 यूटी है, ठीक है सर, ठीक है। यहां तक क्लियर हो रहा है हमको? जी सर। तो दोस्त मुझे बात बताओ, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी। सर क्या बताई थी? मैंने आपको बताया था किसी भी गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक लॉ बनाना पड़ता है। हाँ सर आपने बताया था वो। तो अगर मुझे बात बताओ, अगर गवर्नमेंट को सीजीएसटी कलेक्ट करना है तो उसके लिए एक्ट बनाना पड़ेगा कि नहीं? सर एक्ट तो बनाना पड़ेगा, तभी तो वो टैक्स लेंगे। तो दोस्त गवर्नमेंट ने बना दिया सीजीएसटी एक्ट 2017। एक एक्ट तो उन्होंने ये बना दिया, ठीक है। दूसरा, अब मुझे बताओ एसजीएसटी, ठीक है, उसमें वो एसजीएसटी किसका होता है? डेस्टिनेशन वाले का। तो अगर यूपी से दिल्ली में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आईजीएसटी के अंदर जो छुपा हुआ एसजीएसटी है वो कौन सा है? वो दिल्ली वाला है। पैसा किसको मिलना चाहिए? दिल्ली वाले को। तो दिल्ली वाले को टैक्स कलेक्ट करने से पहले उसको पावर चाहिए कि नहीं? हाँ सर पावर चाहिए। सिमिलरली यूपी वाले को अगर टैक्स कलेक्ट करना है तो यूपी स्टेट में पावर होना चाहिए टू कलेक्ट यूपी जीएसटी और नॉट? हाँ सर वो भी होना चाहिए। तो दोस्त ऐसे ऐसे हमारे पास 31 स्टेट हैं, तो 31 जीएसटी एक्ट है हमारे पास 2017। फॉर एग्जांपल दिल्ली जीएसटी एक्ट 2017, यूपी जीएसटी एक्ट 2017, महाराष्ट्र जीएसटी एक्ट 2017, ऐसे ऐसे करके हमारे पास 31 स्टेट है। सर 31 एक्ट है हमारे पास, लेकिन मोदी जी ने तो बोला था 1 नेशन 1 टैक्स। दोस्त कॉपी पेस्ट है, जस्ट कॉपी पेस्ट है। कलेक्ट करने की पावर देने के लिए ये एक्ट बनाए गए हैं ताकि ये लोग टैक्स को कलेक्ट कर सकें, ठीक है। तो डिट्टो कॉपी पेस्ट है, एक ही एक्ट पढ़ेंगे और एक ही एक्ट हर जगह कॉपी पेस्ट मारा गया है, क्योंकि मोदी जी को इंश्योर करना था 1 नेशन 1 टैक्स हो, ठीक है सर। तो सर यूटी जीएसटी भी तो फिर एक एक्ट होना चाहिए। तुम तो बड़े होशियार हो गए बेटा। हाँ यूटी जीएसटी एक्ट होना चाहिए, बट क्या मैं 5 यूटी एक्ट बनाऊं? बताओ दोस्त, यूटी का पैसा किसके पास जाएगा? यूटी को कौन हैंडल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा जाना है तो दिक्कत कहाँ है? एक ही एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेगा, ठीक है।
ये जो पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट के एक अलग जेब में जाएगा, ये वाला पैसा है वो उनके दूसरे जेब में जाएगा, क्योंकि जो यूटी जीएसटी एक्ट के अंदर पैसा आएगा वो सिर्फ यूटी के डेवलपमेंट के लिए लगाएंगे। लेकिन जा तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहा है, जेब अलग अलग तो क्या फर्क पड़ता है उसका, है ना। तो एक यूटी जीएसटी एक्ट गवर्नमेंट ने बना दिया 2017। देखिए, एंड इसके बाद जो चौथा जो एक्ट उन्होंने है वो क्या होना चाहिए सर, पावर तो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। तो जब बाबा साहेब ने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उनको तो पता ही नहीं होगा कि जीएसटी भी आने वाला है, जीएसटी में ये सारे एक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे भी तो हमको अमेंडमेंट करनी पड़ी होगी बहुत सारी। तो दोस्त एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया गया ताकि गवर्नमेंट को पावर दे दी जाए, स्टेट को पावर दे दी जाए टू लेवी जीएसटी। ठीक है, तो वो जो अमेंडमेंट बनाई ना उसका नाम ही रख दिया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। क्या रख दिया? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हमको कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ेगा ताकि हमको कॉन्स्टिट्यूशन बोले टू लेवी जीएसटी लेवी करने का पावर दे, तभी तो हम उस पावर के थ्रू एक्ट बनाएंगे, बिल बनाएंगे जीएसटी कलेक्ट करने का, जो हमने बनाया 2017 में। और 17 में हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन को यूज करते हुए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पहले हमको पावर देगा, स्टेट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को पावर देगा कि हाँ आप जीएसटी पे लॉ बना सकते हैं, तभी तो हम लॉ बनाएंगे। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगी तभी तो जीएसटी एक्ट आएगा। हाँ सर, ठीक है, तो एक बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है सर, यहाँ तो हमको हो गया क्लियर। आइए दोस्त एक बार नोट देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि जीएसटी क्या है। हाँ, जीएसटी क्या है? जीएसटी आया है जो इंडिया में एप्लीकेबल हुआ है ऑन डुअल जीएसटी मॉडल बेसिस पे। ठीक है, ठीक है सर। इसमें एसजीएसटी जो होता है वो कलेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट, एंड सीजीएसटी जो कलेक्ट करता है वो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड आईजीएसटी द इंटीग्रेटेड जीएसटी कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, बट एंड वो शेयर करता है विद डेस्टिनेशन वाले स्टेट के साथ। ठीक है सर, देखिए यहाँ लिखा है कि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है सर, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। ये हम दोस्त ये याद रखना, ये पेपर में पूछ सकते हैं आपसे। एप्लीकेबल ऑन ऑल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ कंसीडरेशन सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। ठीक है, रेवेन्यू ऑफ जीएसटी, रेवेन्यू ऑफ जीएसटी, एसजीएसटी किसको मिलता है? कंज्यूमिंग स्टेट को, मतलब डेस्टिनेशन वाले स्टेट को उसका शेयर मिलता है। ठीक है सर, ये जीएसटी इन इंडिया कंप्राइजेस ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, मतलब अगर सेम यूज स्टेट में हो रहा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, और अगर सेम यूटी में हो रहा है तो सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगेगा, और अगर इंटर स्टेट हो रहा है तो उस पर आईजीएसटी लगेगा। एंड देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा आईजीएसटी द सम टोटल ऑफ सीजीएसटी या एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। मतलब अगर ट्रांजैक्शन स्टेट से यूटी में हो रहा है तो इसमें क्या होगा सर? सम टोटल सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, बट इसको क्या बोला जाएगा? आईजीएसटी। हाँ सर, हमको हो गया है क्लियर। ठीक है, ठीक है सर। एंड आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको नाम दे दिया है कि यूटी जो विदाउट लेजिस्लेशन है, मतलब इनका पैसा इन 5 का किनके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, बट जिन यूटी का खुद का लेजिस्लेशन है उनको
जीएसटी के अंदर स्टेट माना गया है और इनका पैसा इनके सीएम के पास जाएगा ताकि वो अपने स्टेट के डेवलपमेंट के ऊपर उसको खर्च करें। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, इन स्टेट गवर्नमेंट के सीएम के पास जाएगा। ठीक है सर, देखो सीजीएसटी एक बनाया गया है फॉर लिविंग सीजीएसटी, क्योंकि टैक्स कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को लॉ बनाना जरूरी है। ठीक है, यूटी विदाउट लेजिस्लेशन यूटीजीएसटी एक्ट से होगा फॉर लिविंग यूटीजीएसटी, एंड ऑल स्टेट्स प्लस यूटी जिनके खुद के लेजिस्लेशन है वो एसजीएसटी एक्ट के थ्रू उनके ऊपर एसजीएसटी लगाया जाएगा। दोस्त बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये दो चीजें याद कर लीजिए। बेसिकली गवर्नमेंट ने अपने गुड्स को, अपने सर्विसेज को कैटेगराइज करने के लिए एक नॉमेनक्लेचर, उनको नाम देने का सिस्टम अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो अगर उनको गुड्स कैटेगराइज करने हैं, ठीक है, तो उनको वो नंबरिंग दे देती है। ठीक है, 8 डिजिट का नंबर दे देती है उनको बोला जाता है HSN। क्या बोला जाता है, HSN, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, HSN यूज होता है कैटेगराइज करने के लिए गुड्स, किसको, गुड्स को, एंड सर्विसेज को कैटेगराइज करने के लिए क्या किया जाता है, उनको दिया जाता है सर्विसेज कोड। क्या बोलते हैं, सर्विस कोड। ठीक है, फॉर सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, लिस्ट बनाई है गुड्स की, सर्विसेज की, एंड उनको नंबरिंग दे दी है ताकि वो जो नंबर आप अपने इनवॉइस में डालोगे तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कि आप कौन से गुड्स को सप्लाई कर रहे हो, कौन से सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, बेसिकली मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने ये नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन का अडॉप्ट किया है। गुड्स के लिए HSN है एंड सर्विसेज के लिए सर्विसेज कोड है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, पहला तो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2016 का, ठीक है, वो कब पास हुआ था, 2016 के 8 सितंबर को। ठीक है दोस्त, मैं आपको एक चीज यहां पे समझा देता हूं, कहीं आप फिर से क्वेरी में ना पूछो कि सर यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल 2014 था। दोस्त आपको पता होगा हमेशा कि पार्लियामेंट में पहले बिल जाता है, लोकसभा में डिस्कस होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर जब प्रेसिडेंट उसको एक्सेंट देते हैं तब वो एक्ट बनता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट करनी थी उसका बिल का नंबर 122वां था, लेकिन जब वो पास होने गया तो वो 101 हो गया। सर समझ नहीं आया हमको। दोस्त समझो, मतलब पहले कोई बिल गया होगा, फिर दूसरे नंबर पे कोई बिल गया होगा, ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में करते 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 122वां जो बिल गया था वो गया था जीएसटी के नाम पे। ठीक है, लेकिन ये जो हम अमेंडमेंट एक्ट जो बनता है वो कैसे बनता है, जैसे जैसे एक्ट पास होते हैं, मान लीजिए अगर ये पहला वाला पास हो गया तो ये बन गया कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट। ठीक है, ये वाला होल्ड पे चला गया, तीसरा वाला पास हो गया तो ये बन जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड अमेंडमेंट। ठीक है, मान लीजिए चौथा वाला फिर से होल्ड हो गया लेकिन पांचवा वाला पास हो गया तो पांचवा वाला क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन थर्ड अमेंडमेंट एक्ट, है ना। वैसे करते 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 ये जो जीएसटी वाला जो बिल था वो 122वें नंबर पे था, बट जब ये पास हुआ तो वो 101 था, वो 101वां जो था वो पास होके एक्ट बन गया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी के लिए कौन सा अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 101, शगुन भी होता है 101, तो 101 अमेंडमेंट एक्ट जो 2016 में पास हुआ वो उसके थ्रू जीएसटी को कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी जाए टू लेवी जीएसटी। ठीक है, सिमिलरली जो सीजीएसटी बिल था, जो आईजीएसटी बिल था, जो यूनिटी जीएसटी बिल था एंड जो जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट बिल 2017 था, इन सबको कब एक्सेंट मिला, मतलब
इस पे हस्ताक्षर प्रेसिडेंट के कब हुए सर? वो हुए 12 अप्रैल 2017 को। इस दिन एक्सेंट हुआ, मतलब इस दिन ये लॉ पास हो गया। लेकिन इस लॉ में एप्लीकेबिलिटी कब से लिखी थी कि कब से एप्लीकेबल होगा, कब से कम इनटू फोर्स आएगा? वो आएगा 1 जुलाई से। ठीक है, तो एक्ट पास होने की डेट अलग हो सकती है एंड एक्ट एप्लीकेबल होने की डेट अलग हो सकती है। आपको याद होगा इनकम टैक्स में भी मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स एक्ट पास 1961 में हुआ था, लेकिन एप्लीकेबल वो 1 अप्रैल 1962 से हुआ था। ठीक है, लेकिन वो पास 1961 में ही हो गया था। सिमिलरली ये पास भी 2017 में हुआ एंड इसकी एप्लीकेबिलिटी भी 2017 से ही थी। ठीक है, तो पास हुआ 12 अप्रैल को, एप्लीकेबल कब से हुआ? 1 जुलाई से। ठीक है सर, ठीक है, तो 1 जुलाई से जीएसटी को इंप्लीमेंट कर दिया गया। लेकिन जब इंप्लीमेंट हुआ 1 जुलाई को, इसमें जम्मू कश्मीर की सहमति नहीं थी, उनसे बातें चली और 7 जुलाई को जम्मू कश्मीर में ये जो जम्मू कश्मीर जीएसटी बिल 2017 था वो पास हुआ एंड 8 जुलाई 2017 से जम्मू कश्मीर में भी जीएसटी लगने लग गया था। ठीक है दोस्त, तो ये आप ये वाली डेट आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। हो सकता है आपसे पेपर में पूछ ले कि जम्मू कश्मीर में कब मंजूरी दी जीएसटी लगाने के लिए। ठीक है, तो 8 दिन के बाद उनसे बातचीत चलती रही, जम्मू कश्मीर के जो भी थे वहां पे उनसे बात चली और 8 जुलाई को वो माने, 7 जुलाई को मान गए थे और 8 जुलाई से एप्लीकेबल कर दिया था। ठीक है सर, ठीक है, तो यही सारे इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखने हैं। बाकी आप आपके जीके के लिए पढ़ना चाहे तो पढ़ लेंगे, वरना जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब एक है जीएसटी का कॉमन पोर्टल। सर कॉमन पोर्टल मतलब दोस्त, अब जीएसटी अप्लाई रजिस्ट्रेशन लेने के लिए क्या हमको किसी के दफ्तर जाना है? नहीं, हमको जो गवर्नमेंट को जो रिटर्न फाइल करनी होती है दोस्त, जीएसटी में कोई भी असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर नहीं होता। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये, हमने जो भी काम 1 महीने में किया है, ठीक है, मान लीजिए अभी जो भी काम 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2021 तक हुआ होगा, उसका लेखा जोखा गवर्नमेंट को फरवरी के महीने में देना होता है, उसका टैक्स फरवरी के महीने में गवर्नमेंट को पे कर देना होता है। मतलब हमारा जो जीएसटी है वो मंथली बेसिस पे चलता है। ठीक है, इसमें कोई असेसमेंट ईयर कोई प्रीवियस ईयर नहीं होता जैसा इनकम टैक्स में होता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का सारा काम ऑनलाइन कर दिया गवर्नमेंट ने। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं इसको, कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस गवर्नमेंट ने इसके थ्रू देने की कोशिश करी। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, रिटर्न प्रोसेसिंग ऑनलाइन, पेमेंट क्या आपको उनको बैंक में लाइन लगानी पड़ेगी टैक्स पेमेंट करने के लिए? नहीं, ऑनलाइन जाइए इस पोर्टल पे, लॉग इन करिए एंड अपना टैक्स भर के चलिए, अपनी रिटर्न भर के चलिए, रजिस्ट्रेशन लेके चलिए। आपको कहीं भी लाइन नहीं लगानी है, कहीं फिजिकल किसी के सामने प्रेजेंट नहीं होना है। ठीक है, तो वो जो पोर्टल डेवलप किया है वो जीएसटीएन एक कंपनी गवर्नमेंट ने बना दी। गवर्नमेंट ने कंपनी बना दी जीएसटीएन, जो इस पोर्टल की देखभाल करता है, जो इस पोर्टल के सारे फीचर्स को बिल्कुल अप टू डेट रखता है ताकि ये डाउन ना हो, क्योंकि पूरा इंडिया इस पोर्टल पे काम करके चलता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट जो जीएसटीएन फुल फॉर्म है जीएसटी नेटवर्क, एक कंपनी जो गवर्नमेंट ने बनाई। ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है दोस्त पोर्टल। मैं आपको पोर्टल दिखा देता हूं, वैसे तो आपने देखा ही होगा, जिन्होंने नहीं देखा है एक बार मैं उनको दिखा देता हूँ पोर्टल कैसा होता है। देखो दोस्त, ये होता है पोर्टल। ठीक है, यहाँ पे आप लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपका पूरा इंटरफेस है पोर्टल का। जैसे ही आप इसको देखिए, यहाँ पे डाउन टाइम के लिए ये देखो, मेंटेनेंस के लिए क्या है, अभी डाउन टाइम चल रहा है इसका। ये बैक एंड में कौन इसको मेंटेन कर रहा है? जीएसटीएन। ठीक है, जो कंपनी है दोस्त। इस वेबसाइट को बनाने में अनुमान लगाया गया है कि 1500 करोड़, कितना? 1500 करोड़ गवर्नमेंट ने इसमें इन्वेस्ट करे हैं इस पोर्टल को डिजाइन करने के लिए, क्योंकि पूरे इंडिया का वर्कलोड ये संभाल के
चल रहा है। ठीक है, हाँ सर। तो देख लेते हैं कि जीएसटीएन के फीचर्स क्या हैं। जीएसटीएन क्या करता है, देखो जीएसटीएन सारे स्टेट्स को लिंकेज देता है, यूटीज को लिंकेज देता है, सेंट्रल टैक्स डिपार्टमेंट को भी लिंकेज देता है, टैक्स पेयर को भी कनेक्ट करता है, बैंक्स को भी कनेक्ट करता है, सबको कनेक्ट करके सबका सिंगल पॉइंट कनेक्टिविटी गवर्नमेंट ने इस वेबसाइट के थ्रू बना दिया है। ठीक है, इसमें रजिस्ट्रेशन आपका होता है, आपकी रिटर्न फाइल होती है। ठीक है, कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी। सर क्या मतलब दोस्त, जो आईजीएसटी है सो सॉरी, जो आईजीएसटी गवर्नमेंट के पास जा रहा है तो उसका हिस्सा आपका कोई इंसान करेगा बैठ के। दोस्त आपके लिए ट्रांजैक्शन है, लेकिन आप पूरे इंडिया लेवल पे सोचिए कितने ट्रांजैक्शन होते होंगे। तो गवर्नमेंट क्या कैसे बनाएगी कि इस आईजीएसटी में स्टेट, मेरा हिस्सा तो चलो ठीक है, लेकिन किस स्टेट का है, तमिलनाडु का है, राजस्थान का है, ये महाराष्ट्र का है, दिल्ली का है, किसका स्टेट का हिस्सा है भाई, किसको दूं मैं पैसा। तो ये सारा पूरा मैनेज, पूरा सेटलमेंट आईजीएसटी का कि किसको कितना शेयर देना है, डेस्टिनेशन के किस स्टेट का हिस्सा है या यूटी का किसका हिस्सा है, पूरा ये पोर्टल करके चलता है। बैकएंड में बहुत बड़ा सिस्टम है इसका। ठीक है, ये आपके टैक्स पेमेंट की मैचिंग करता है कि आपने जो टैक्स पेमेंट दिया है और आपने जो लेखा जोखा रिटर्न के थ्रू दिया है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, और ई वे बिल, आपको पता होगा कि गुड्स की मूवमेंट के लिए, उसके सिक्योरिटी के लिए कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ने ई वे बिल का सिस्टम लॉन्च किया है कि आपको साथ में अपने गुड्स के साथ में ई वे बिल भी लगा के चलना है, ताकि पता चले कि माल किसका है, कहाँ जा रहा है, कितनी वैल्यू का माल जा रहा है। वो ई वे बिल जनरेशन भी इसी पोर्टल में गवर्नमेंट ने लिंक कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, आपको बस ये याद रखना है कि जीएसटीएन एक कंपनी है। ठीक है, जो सेक्शन 8 के अंदर गवर्नमेंट ने बनाई है। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है, सेक्शन 8 कंपनी होती है नॉन प्रॉफिट कंपनी। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो, जिनका प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव नहीं होता, वो कंपनी होती है। तो जीएसटी इधर सेक्शन 8 का, और सेक्शन 8 के अंदर बनाई गई है कंपनी। ये जीएसटी की पोर्टल को, वेबसाइट को मैनेज करके चलती है, जहाँ पे रिटर्न फैसिलिटेशन है, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन फैसिलिटेशन है, जहाँ पे टैक्स की मैचिंग होती है, जहाँ पे आईजीएसटी का सेटलमेंट होता है, जहाँ पे रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, ठीक है सर, आइए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी, दोस्तों मैं बताया था कि जीएसटी के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स अभी भी जीएसटी नहीं लगता है, उनके ऊपर अभी भी पुराने एक्साइज लॉ और वैट लॉज वगैरह लगते हैं। ये कुछ ऐसे बड़े बड़े मेजर इनकम सोर्स था स्टेट्स के लिए, जो उन्होंने त्यागने से मना कर दिया गवर्नमेंट को। उनको डर लगा कि इतना बड़ा बड़ा रेवेन्यू अगर छूट जाएगा तो हमको दिक्कत हो जाएगी, हम थोड़े से कंगले हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम ये वाला रेवेन्यू हम नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, तो ये आपको ये 4 नाम याद रखना है जो जीएसटी में सब्ज्यूम नहीं हुए हैं, इनके ऊपर अभी भी जीएसटी नहीं लगता है। इन चारों पे पहला तो क्या है, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। इसका रेवेन्यू अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। स्टेट्स ने मना कर दिया कि इसका रेवेन्यू हम नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कौन कौन से, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एटीएफ। ठीक है, एटीएफ का फुल फॉर्म होता है आई थिंक एयरप्लेन, एक सेकेंड, टर्बाइन फ्यूल, सम टर्बाइन फ्यूल। मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। एविएशन, हाँ यस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ठीक है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। सिमिलरली एंटरटेनमेंट टैक्स पे भी अभी भी इसका जो है रेवेन्यू स्टेट के पास ही जाता है। एंड टोबैको,
इसका भी अभी भी ये चारों चीजें जीएसटी के परिव्यू में नहीं आए हैं, जैसे चलते थे वैसे ही चलते हैं। आप ये जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी। तो आपको बता रहे हैं कि ये 4 प्रोडक्ट्स जीएसटी के अंदर नहीं आए हैं। ठीक है, ठीक है सर। सर नेक्स्ट क्या है? ये नेक्स्ट है सर दोस्त जीएसटी काउंसिल। दोस्त जीएसटी काउंसिल का जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है वो 279 एक आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हुआ है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 15 सितंबर 2016 में किया था। जीएसटी काउंसिल में कौन कौन रहेगा? जीएसटी काउंसिल में वो सारे बंदे रहेंगे जिनका स्टेक है जीएसटी का। सर किसी का स्टेक है? सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक है, और सारे स्टेट के जितने भी स्टेट्स हैं 31 स्टेट्स एंड 5 यूटीज, ठीक है, ये सारे इसके स्टेक होल्डर्स, क्योंकि इन सब में पैसे को बांटा जाएगा, है ना। तो इन सब के रिप्रेजेंटेटिव इस काउंसिल में हैं, और हमारे जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, और बाकी सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर वो इसके मेंबर होते हैं। और इसमें क्या किया जाता है? इसमें बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं कि टैक्स रेट क्या रखा जाए, एग्जेम्पशंस कितनी दी जाए, कितने लिमिट्स दी जाए कि किसके ऊपर टैक्स लगेगा, या फिर किसको रजिस्ट्रेशन लेनी है नहीं लेनी है, कुछ लिमिट्स होते हैं वो। अगर कल को कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कैसे रिजॉल्व होगा, ठीक है, सारे रूल्स वगैरह ये लोग डिसाइड करके चलते हैं। सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले क्यों नहीं कर लेती दोस्त? क्योंकि इसमें स्टेट का पैसा भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जीएसटी के अंदर 2 शेयरिंग होता है ना, एक तो सेंट्रल के पास जाता है और एक स्टेट के पास जाता है। तो स्टेट को भी तो पता होना चाहिए कि जीएसटी में क्या चीजें छेड़ी जा रही हैं, कहीं उसके लिए एडवर्स तो नहीं हो रहा है, कहीं उसके रेवेन्यू तो कहीं नहीं कम हो जाएगा। तो इसलिए स्टेट को भी इन्वॉल्व करना इसमें जरूरी था। तो इसीलिए इस जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो चेयरपर्सन होते हैं, और सारे स्टेट्स के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, यूटीज के भी जो होते हैं, यूटीज जो विदाउट लेजिस्लेशन वाले हैं वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको ओवरलुक करती है। तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो भी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इस काउंसिल का पार्ट बनते हैं, और इस काउंसिल में रिकमेंडेशंस दी जाती है। ये काउंसिल रिकमेंडेशन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड स्टेट गवर्नमेंट को कि मेजर हमारे जो भी पोर्शंस हैं, टैक्स रेट, एग्जेम्पशंस, लिमिट्स क्या रखी जाए, डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होगा, एंड रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस सब डिस्कस करने के बाद ही पब्लिक डोमेन में पब्लिश किया जाता है। दोस्त यहां तक होती है हमारी जीएसटी की बातें खत्म, ठीक है। मेजर डेट्स दोस्त याद रखनी है आपको, मेजर कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं जो मैंने आपको बताया है कि इंट्रा क्या होता है, सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगता है, आईजीएसटी कब लगता है, यूटी जीएसटी कब लगता है, कितने स्टेट्स हैं, कितने यूटीज हैं, कितने एक्ट्स हैं बनाए गए हैं, ठीक है, किस आर्टिकल को अमेंड किया गया है, जीएसटी बिल कब पास हुआ था और एप्लीकेबल कब से हुआ था, ठीक है, कौन से यूटी विदाउट लेजिस्लेशंस हैं, कौन से यूटी विद लेजिस्लेशंस हैं, ठीक है। जीएसटी को डुअल जीएसटी मॉडल बोला जाता है ना। मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट्स को हटा के अब सिर्फ सिंगल टैक्सेबल इवेंट कौन सा है जीएसटी में, वो सप्लाई है, ठीक है। पर्सन को क्या बोला गया है? टैक्सेबल पर्सन बोला गया है, कोई कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होती है, कोई डबल टैक्सेशन नहीं होता है, फाइनल जो लोड होता है वो बॉर्न करता है कंज्यूमर्स, कॉन्टिन्यूस चेन चलता है टैक्स क्रेडिट का, वैल्यू एडिशन टैक्स है जीएसटी। तो ये सारे मेजर पॉइंट्स जो हैं वह आपको याद रखना है। इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर पूछा जाएगा, और 1 और 2 क्वेश्चन आपसे इनकम टैक्स से पूछा जाएगा। तो मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन आपसे टैक्सेशन के ऊपर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दोस्त इतना सफिशिएंट है आपके लिए इसी में से एक ना एक टॉपिक पूछा, एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो इसी मेजर टॉपिक से पूछा जाएगा। तो मैंने आपको एक जीएसटी का ब्रॉड ओवरव्यू और मेजर जो मेरे को लगते थे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो बताया है, ठीक है। ये जीएसटी बहुत बड़ा है, इसके क्लासेस महीने चलते हैं, 3 महीने 4 महीने क्लासेस चलते हैं इसके, कोई बहुत बड़ा एक्ट है ये।
बट आपके लिए जितना मैंने पढ़ाया है वो सफिशिएंट है। इसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए और इसको अच्छे से याद करिए, ठीक है, ये आपके लिए सफिशिएंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज एंड थोड़ा सा कस्टम ड्यूटी के ऊपर टच करूंगा, ताकि आपको एक उसका भी थोड़ा सा आइडिया हो, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा टैक्सेशन का टॉपिक जो अकाउंटेंसी का है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से। कोई क्वेरी हो हमसे पूछिए, कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप पे पूछिए। हम ट्राई करते हैं सारे कमेंट्स का आपके क्वेरीज का रिप्लाई करें, ठीक है। एंड पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए एंड फीडबैक दीजिए अपना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय।